नमस्कार साथियों, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का आज की इस कक्षा में। साथियों, आज अपने आरटी 2009 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आप सभी जानते हो कि जितने भी टीचिंग जॉब रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उनमें सभी में ये टॉपिक अपने आता है और यहाँ से निश्चित तौर पर बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आगामी अपनी जो भी भर्तियां रहेंगी उसमें मेरी कोशिश ये रहेगी कि इससे बाहर प्रश्न न जाए। इस हिसाब से आपको इतने प्रश्न तो करवा दिए जाएं ताकि इससे बाहर एक भी प्रश्न न जाए, या तो सीधे सीधे ही प्रश्न आ जाएं या फिर जो व्याख्या मैं आपको करवाऊंगा वहां से प्रश्न आ जाएंगे। ऐसी मेरी कोशिश इसमें रहेगी। पहला आपका प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर आरटीई अधिनियम 2009 द्वारा विनिर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात कितना रहेगा। तो साथियों, प्राथमिक स्तर पर आरटीई अधिनियम 2009 में बताया गया है कि जो छात्र शिक्षक अनुपात रहेगा वो 30:1 रहेगा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 4 बनेगा, 30:1। बाद में 2017 में एमएचआरडी के द्वारा एक संशोधन भी किया गया था और उस संशोधन किया था, एक प्रेस नोट जारी किया था एमएचआरडी ने, और उन्होंने कहा था कि प्राथमिक विद्यालयों के लिए 30:1 शिक्षक अनुपात रहेगा, उच्च प्राथमिक के लिए 35:1 रहेगा, और जो आपके उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उनके लिए 30:1 छात्र शिक्षक अनुपात रहेगा। ये एमएचआरडी ने 2017 में प्रेस नोट जारी करके बताया था। छात्र शिक्षक अनुपात की बात आरटी की किस धारा में की गई है, तो धारा नंबर 25 में साथियों इसकी बात की गई है। धारा नंबर 25 किस अध्याय में आती है, तो साथियों अध्याय नंबर 4 में धारा नंबर 25 आती है। आरटी में कुल मिलाकर के 7 अध्याय हैं, जिसमें सबसे छोटा अध्याय नंबर 1 और सबसे बड़ा अध्याय है अध्याय नंबर 4, जिसमें विद्यालय और शिक्षक के कर्तव्यों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में से कम खालिस्तान सदस्य माता पिता या अभिभावकों में से होने चाहिए। इस प्रश्न का अर्थ यह है कि जो एसएमसी का गठन किया जाएगा, आरटीई की धारा नंबर 21, धारा 21 में कहा गया है कि विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए कहा गया है कि जितने भी इसमें सदस्य रहेंगे उन सदस्यों में 75% सदस्य वो रहेंगे जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, 75% का मतलब क्या हो गया, 75 का परसेंट हटा लो, हटाओगे तो परसेंट हटाने के लिए बटा में 100 लगता है हमेशा, तो 25 3 75 और 25 चौक 100 यानी 3/4। यानी अगर आप समिति में 4 सदस्य रखोगे तो 3 सदस्य आपको रखने होंगे जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनके अभिभावक या माता पिता में से। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 3/4। ठीक है, समझ गए बात को। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। और एक और बात इसमें कही गई है कि जितने भी सदस्य होंगे उसमें कम से कम 50% महिलाएं होनी चाहिए और महीने में कम से कम एक बार जो है वो इसकी बैठक होनी चाहिए, और प्रत्येक 2 वर्ष में एसएमसी का पुनर्गठन भी होना चाहिए। ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए इसमें। चलो प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य अधिकार शिक्षा अधिनियम 2009 में खालिस्तान वर्ग के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करता है। 6 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, तो सही आंसर रहेगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये आरटी एक्ट बनाया गया है। और एनईपी 2020 जो अभी बनी है वो 3 से 18 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की बात करती है, लेकिन आरटी 2009 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए रहेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 जो है वो या सही जो है वो सही उत्तर इसमें रहेगा। प्रश्न नंबर 4 की बात करें। अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय, उच्च नहीं है भैया प्राथमिक विद्यालय, थोड़ी सी गलती हुई है प्रश्न में। अगर एक प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित हैं, तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के स्वीकृत पद होंगे, 4, 5, 2 या 3। देखिए मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात 3:1 रहेगा,
अब देखिए 130 है तो 3 चौक 12 यानी 120 प्लस होते ही कितने शिक्षक हो जाएंगे, 4 शिक्षक हो जाएंगे। 120 प्लस हो और 200 से कम रहे, ठीक है ना, तब के लिए ये नियम है। तो यहां जो 120 सॉरी 4 नहीं 5 हो जाएंगे, है ना, माफी चाहूंगा भाई। 120 बच्चे हैं तब तक तो 4 टीचर रहेंगे भाई। इसमें ये नियम है कि बच्चे की संख्या अगर प्राथमिक विद्यालय में 1 से लेके 30 तक है तब तो 1 टीचर रहेगा। 31 से लेके 60 बच्चे हैं तो 2 टीचर। 61 से लेके 90 बच्चे हैं तो 3 टीचर। 90 से यानी 91 से लेके 120 बच्चे हैं तो 4 टीचर। 120 प्लस और 200 से कम कम बच्चे हैं तो साथियों 5 टीचर होंगे। अब यहाँ 120 प्लस ही है 130, तो 130 के लिए कितने आपके शिक्षक होंगे, 5 शिक्षक होंगे। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही है। इसमें यह भी कहा गया है धारा 25 में कि 150 प्लस बच्चे अगर प्राथमिक स्कूल में हैं, प्राथमिक कक्षाओं में हैं, 1 से 5 तक हैं 150 बच्चे, तो 5 तो आपके क्या होंगे, टीचर्स होंगे, प्लस 1 हेडमास्टर होगा, 1 HM होगा। ये बात भी कही गई है। यानी कि अगर 200 से कम कम बच्चे हैं तब भी यही नहीं नियम लगेगा, 5 आपके शिक्षक और 1 HM रहेगा। लेकिन जैसे ही बच्चों की संख्या 200 प्लस होगी, 200 से अधिक बच्चे होंगे, 200 से अधिक बच्चों के लिए क्या नियम लगेगा, जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो 40:1 हो जाएगा और HM भी वहां पर फिर रहेगा। तो यहां आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2, 5 शिक्षक रहेंगे। ठीक है भाई, चलो जी आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति को 1 माह में कम से कम खालिस्तान सभा आयोजित करनी होगी। अभी मैंने आपको बताया था कम से कम 1 बार तो सभा का आयोजन करना ही होगा। और विद्यालय प्रबंधन समिति का जो एक प्रकार से बात है वो किस धारा में की गई है, RT में, तो धारा नंबर 21 में आपके SMC की बात की गई है, RT 2009 में। धारा 22 में क्या बात की गई है, धारा 22 में कहा गया है कि जो विद्यालय विकास योजना है उसको बनाने का कार्य कौन करेगी, SMC करेगी। तो धारा 22 है विद्यालय विकास योजना से संबंधित, धारा 22। ठीक है, चलो तो एक बार ऑप्शन नंबर 2 यहां सही होगा प्रश्न नंबर 5 में। प्रश्न नंबर 6 है, RT अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में यह उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य अपनी अपनी RT नियमावली बनाए। तो RT 2009 की एक धारा है जिसमें सभी राज्यों को यह शक्ति दी गई है कि वो चाहें तो RT 2009 से अपनी अलग RT 2009 से अलग अपनी एक नियमावली वो बना सकते हैं, RT 2009 को ध्यान में रखते हुए। तो वो धारा है साथियों धारा 38। धारा 38 में ऐसी बात कही गई है। धारा 38 में राज्य सरकारों को, राज्यों को ये ताकत दी गई है कि वो RT नियमावली से थोड़ा सा अलग होकर RT नियमावली की सहायता लेकर के अपनी एक अलग नियमावली बना सकते हैं। और इसी धारा की ताकत का उपयोग करके राजस्थान सरकार ने राजस्थान RT 2011 अपने राजस्थान में एक नियमावली बनाई थी और वही राजस्थान में लागू है। ठीक है, जिसके बारे में अपने अलग से एक टॉपिक है। RT 2009 के बाद इस टॉपिक को पढ़ा जाता है, राजस्थान में RT 2011। ठीक है, चलो तो धारा 38 में ये ताकत जो है वो दी गई है। चलो, विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है, ये सबको पता होना चाहिए भाई। विश्व विद्यार्थी दिवस 15 जून, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर या 15 मई। तो विश्व विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहां सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 है, बच्चों का अधिकार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 किस दिन से लागू हुआ। तो RT एक्ट किस दिन से लागू हुआ साथियों, ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। 4 ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। RT एक्ट 2009 कब से लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। ठीक है, चलो जी प्रश्न नंबर 9, अगर किसी विद्यालय की विद्यालय प्रबंधन समिति में 12 सदस्य हैं तो उनमें से महिलाएं कितनी होंगी, महिलाओं की संख्या कितनी होनी चाहिए।
तो मैंने आपको बताया था कि धारा 21 में कहा गया है कि विद्यालय प्रबंधन समिति बनाई जानी चाहिए और उसमें जितने भी सदस्य होंगे उसमें से 50% महिलाएं होनी चाहिए। तो 12 का 50% कितना आएगा? 12 का 50% होगा आपका 6। तो 6 महिलाएं होनी चाहिए उस समिति में। तो ऑप्शन 1 यहाँ सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए पहल किसने की? भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए सबसे पहले पहल किसने की? 1 गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा ऑप्शन है राजीव गांधी, तीसरा दादा भाई नौरोजी और चौथा ऑप्शन है जाकिर हुसैन। देखिए साथियों, हम सब जानते हैं कि पहले इंग्लैंड का हमारे ऊपर शासन हुआ करता था, ब्रिटेन का शासन हुआ करता था। साथियों 1870 में ब्रिटेन ने प्राथमिक शिक्षा जो है उसको अनिवार्य कर दिया था अपने देश में। ब्रिटेन ने 1870 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया था। तब उस समय गोपाल कृष्ण गोखले ने भी बाद में हमारे यहां सबसे पहले आवाज उठाई। ब्रिटिश केंद्रीय विधान परिषद जो दिल्ली में थी, है ना, अपनी संसद है उसको पहले ब्रिटिश केंद्रीय विधान परिषद के नाम से जाना जाता था। तो बात ये 18 मार्च 1910 की है। 18 मार्च 1910 को सर्वप्रथम गोपाल कृष्ण गोखले ने ब्रिटिश केंद्रीय विधान परिषद जो कहाँ थी? दिल्ली में। इस विधान परिषद में भारत में मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था। सबसे पहले किसने रखा था ये प्रस्ताव? गोपाल कृष्ण गोखले ने 18 मार्च 1910 को ब्रिटिश केंद्रीय विधान परिषद नई दिल्ली में। नई दिल्ली तो तब अस्तित्व में नहीं थी, दिल्ली में। ठीक है, इस प्रस्ताव को साथियों गोखले बिल के नाम से जाना जाता है और इस गोखले बिल को स्वीकार नहीं किया था अंग्रेजी सरकार ने। लेकिन सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा की बात किसने की थी? तो वो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और इसी के लिए भारत में शिक्षा के अधिकार के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? शिक्षा के अधिकार के जनक या शिक्षा के अधिकार के पिता के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहां सही उत्तर साथियों रहेगा। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की बात कब कही? तो 18 मार्च 1910 को कही। कहां कही? ब्रिटिश केंद्रीय विधान परिषद दिल्ली में यह बात उन्होंने कही, जिसे गोखले बिल के नाम से जाना जाता है। चलो प्रश्न नंबर 11, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तब उसके लिए दंड का प्रावधान है। अगर कोई कैपिटेशन फीस, कैपिटेशन मतलब जो बच्चे से जैसे विद्यालय की जो पढ़ाई की फीस है उसके अलावा जो भी कोई शुल्क लिया जाता है, चाहे एडमिशन के लिए शुल्क ले ले, जैसे डोनेशन जिसको बोल सकते हैं अपने दान के रूप में, तो वो कैपिटेशन फीस में आता है। तो कैपिटेशन फीस अगर लेता है कोई तो उसके लिए क्या दंड विधान है ये पूछा है। लिए गए कैपिटेशन शुल्क से 30 गुना तक अर्थदंड, दूसरा लिए गए कैपिटेशन शुल्क के 50 गुना तक अर्थदंड, तीसरा लिए गए कैपिटेशन शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड, और 4 है दिए गए कैपिटेशन शुल्क के 20 गुना तक अर्थदंड। तो इसमें सही उत्तर रहेगा जो भी कैपिटेशन फीस ली जाएगी उसका 10 गुना दंड स्वरूप उसे भरना होगा। कितना? 10 गुना। तो प्रश्न नंबर 11 में सही आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन आपका रहेगा 3, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। और इसकी बात आरटीई की किस धारा में की गई है? कैपिटेशन फीस है, अनुवीक्षण प्रक्रिया है। अनुवीक्षण प्रक्रिया यानी कि किसी बच्चे का स्कूल में प्रवेश, एडमिशन लेने से पहले जो एडमिशन टेस्ट लेते हैं, प्रवेश परीक्षा जिसको बोलते हैं, या माता पिता का इंटरव्यू लेते हैं या बच्चे का इंटरव्यू लेते हैं, उसको बोलते हैं अनुवीक्षण प्रक्रिया। ठीक है, तो कैपिटेशन फीस या अनुवीक्षण प्रक्रिया इन सभी की बात जो है वो किस में की गई है? आरटीई की धारा नंबर 13 में इन सभी की बात साथियों की गई है। ठीक है, और ये धारा जो 13 है वो अध्याय नंबर 4 में ही आती है साथियों। आरटीई का सबसे बड़ा अध्याय है अध्याय नंबर 4, जिसमें धारा 12 से लेकर के धारा 28 तक आती हैं। ठीक है ना। चलो, तो यहाँ ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988, 1998,
1968 या 1978, तो सही जवाब होगा 1988। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 1988 में की गई थी। ठीक है जी, चलो प्रश्न नंबर 13 है, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा या से कथन सही है? सही कथन आपको बताना है। एक कथन दे रखा है, स्कूल कैपिटेशन फीस लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। धारा 13 में मना कर रखा है बिल्कुल साफ साफ। स्कूल प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं। स्क्रीनिंग मतलब वही अनुवीक्षण प्रक्रिया, नहीं कर सकते। ये भी धारा 13 के, ये दोनों ही चीजें धारा 13 के तहत मना है बिल्कुल। अभी हमने बात की थी। इसका मतलब न तो कथन एक सही है न दो सही। आपको क्या पूछा है? कौन सा या से कथन सही है? तो ना एक ना दो, ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कोई सा भी सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी। और अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 14, आरटीई के प्रावधानों के अनुसार राज्य के नोडल अकादमी प्राधिकारी कौन होंगे? देखिए, आरटीई के प्रावधानों के अनुसार केंद्र के ऊपर या राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो नोडल अकादमी किसको बनाया गया है? NCERT। इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, राज्य में कौन है? SCERT। SCERT की फुल फॉर्म है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो यहां ऑप्शन हो जाएगा SCERT या SIERT। पहले SCERT को SIERT के नाम से ही साथियों जाना जाता था, यह भी आपको पता होगा। SCERT को पहले SIERT के नाम से जानते थे, और जिसका SIERT का नाम कब बदला गया, कब इसका नाम SCERT किया गया था? 14 अगस्त 2018 को साथियों ऐसा किया गया था कि SIERT से नाम बदल करके इन्हें क्या कहा जाने लगा? SCERT कहा जाने लगा। SIERT की फुल फॉर्म क्या थी? स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और इनका है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहां सही उत्तर हो जाएगा। चलो जी, ये हो गया आपका। और ये किस धारा में इनकी बात की गई है, तो ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। धारा 29 में ये बात की गई है, धारा 29। ठीक है ना, धारा 29 में ये बात की गई है। प्रश्न नंबर 15 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारी का वर्णन है? विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारी का वर्णन किस अध्याय में है? तो साथियों, ये तो अभी मैंने बार बार आपको बताया भी है और सभी को पता भी होगा कि जो आरटीई का अध्याय नंबर 4 है, आरटीई का अध्याय नंबर 4 जो है वो विद्यालय और शिक्षकों के जो कर्तव्य हैं उनसे संबंधित है। ठीक है, वहीं अगर अपने बात करें अध्याय नंबर 1 की, तो अध्याय नंबर 1 जो है वो परिचय है आरटीई का। अध्याय 1 क्या है? एक प्रकार से परिचय है आरटीई का उसमें, जिसमें केवल 2 ही धाराएं हैं, धारा नंबर 1 और 2। फिर अध्याय नंबर 2 जो है उसमें केवल 3 धाराएं, धारा नंबर 3, 4 और 5। अध्याय नंबर 2 में 3 ही धाराएं। अध्याय नंबर 2 का नाम क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। जो आरटीई का नाम है वही अध्याय नंबर 2 का नाम है। अध्याय नंबर 3, अध्याय नंबर 4 का तो पता ही है आपको। अध्याय नंबर 4 किससे संबंधित है? अध्याय नंबर 4 जो है वो विद्यालय तथा शिक्षकों के कर्तव्यों से संबंधित है, और साथ ही इसमें धारा 12 से लेकर के धारा 28 तक आती हैं। अध्याय नंबर 3 जो है उसमें कौन कौन सी धाराएं आएंगी? धारा नंबर 6 से लेके 11 तक की धाराएं इसमें आती हैं, और ये किससे संबंधित है? समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के जो कर्तव्य हैं या दायित्व हैं उनसे संबंधित ये अध्याय है। ठीक है, चलो जी, तो आपका ऑप्शन यहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलो जी। प्रश्न नंबर 16 है, यदि एक प्राथमिक विद्यालय में कुल 85 विद्यार्थी हैं, तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के स्वीकृत पद होंगे?
अगर 85 विद्यार्थी हैं, तब मैंने आपको बताया लेके 30 विद्यार्थी हैं, एक टीचर होगा। 31 से लेके 60 विद्यार्थी हैं, 2 टीचर होंगे। 61 से लेके 90 विद्यार्थी हैं तो 3 टीचर होंगे, और 85 इनके बीच में ही आता है 61 से 90, तो 3 शिक्षक होंगे, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहां सही आंसर होगा। 16 में चौथा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 17, आरटी अधिनियम 2009 की धारा 27 के अनुसार शिक्षक को निम्न में से किस कार्य में नहीं लगाया जा सकता। साथियों, आरटी 2009 की धारा 27 ये बताती है कि शिक्षक को किस काम में लगाना है और किस काम में नहीं लगाना। ये किस बात में, किस धारा में पता चलता है हमें, धारा नंबर 27 में। तो इसमें कहा गया है कि किस कार्य में नहीं लगाया जा सकता शिक्षक को। तो साथियों, शिक्षक को केवल पल्स पोलियो अभियान में इसके तहत नहीं लगाया जा सकता, बाकी आपदा राहत में भी लगा सकते हैं, 10 वर्षीय जनगणना में भी, और चुनाव कार्य में भी। चुनाव कार्य तो ये मान लीजिए कि शिक्षक के ही लिखा गया है, चुनाव कार्य तो शिक्षक को ही करवाना पड़ेगा। ये एनईपी 2020 में भी वर्णित है कि चुनाव कार्य तो करवाना पड़ेगा, बाकी किसी कार्य में नहीं लगाया जाएगा, ऐसा एनईपी 2020 में कहा गया है। आरटी 2009 में कहा गया है कि आपदा राहत में भी लगा सकते हैं, 10 वर्षीय जनगणना में भी लगा सकते हैं, और चुनाव कार्य में भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन पल्स पोलियो अभियान में नहीं लगा सकते, तो ऑप्शन नंबर 2 यहां सही उत्तर आपका रहेगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। प्रश्न नंबर 18, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवसों व शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 यानी प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं, तो प्राथमिक स्तर के लिए न्यूनतम जो शैक्षणिक घंटे बताए गए हैं वो तो 800 घंटे बताए गए हैं, और न्यूनतम जो कार्य दिवस बताए गए हैं वो 200 बताए गए हैं। तो 800 और 200 या फिर 200 कार्य दिवस 800 घंटे, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगर अपने कक्षा 6 से 8 की बात करें, उच्च प्राथमिक की बात करें, तो साथियों 1000 घंटे बताए गए हैं न्यूनतम, और 220 न्यूनतम कार्य दिवस बताए गए हैं। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। और एक सप्ताह में शिक्षक के लिए जो कार्य घंटे बताए गए हैं, जिसमें उसकी तैयारी की अवधि भी शामिल है, वो है 45 घंटे। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही आंसर साथियों इसमें रहेगा। ठीक है, ये अनुसूची के अनुसार जो है वो कार्य घंटे हैं शिक्षक के, ठीक है ना, अनुसूची के अनुसार। और ये प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए कार्य दिवस और न्यूनतम घंटे हैं, ये भी आरटी में जो अनुसूची दी गई है उसके अकॉर्डिंग है। तो ऑप्शन 2 यहां बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा जी। अगला प्रश्न है अपना, आरटी की धारा 14 सुनिश्चित करती है एक, हाँ ऑप्शन 1 है ये सभी, तो 3 ऑप्शन और पढ़ने पड़ेंगे अपने को अगले। आरटी की धारा 14 सुनिश्चित करती है, साथियों ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, पहला ही ऑप्शन ये सभी दे दे, बाकी ये सभी का मतलब ये होगा कि नीचे वाले ऑप्शन भी इसमें हैं। जरूरी नहीं है कि सबसे लास्ट में ये सभी दे, उपरोक्त सभी दे, जरूरी नहीं है ये चीज, ठीक है ना। तो आरटी की धारा 14 किससे संबंधित है, आयु का सबूत, आयु का सबूत इससे संबंधित है आरटी की धारा नंबर 14। ठीक है, 2 किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही बात है, यही कहा गया है आरटी की धारा नंबर 14 में। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर है इसका। इसमें यह भी कहा गया है कि बच्चे से आयु के सबूत के रूप में उसका जन्म प्रमाण पत्र लिया जा सकता है, या फिर राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा डिसाइड किया गया कोई भी डॉक्यूमेंट जो आयु के लिए मान्य है वो भी लिया जा सकता है। न तो उसके पास मान लीजिए जन्म प्रमाण पत्र है, नहीं कोई और डॉक्यूमेंट है, तो फिर आप जो है फिर भी उस बच्चे को आप मना नहीं कर सकते एडमिशन के लिए, उसका एडमिशन आपको लेना ही होगा, ऐसा धारा नंबर 14 में कहा गया है। तो ऑप्शन 2 यहां पर सही जवाब रहेगा। ठीक है, चलो जी
तीसरा क्या है, रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध। बच्चे को रोकना और निष्कासन का प्रतिषेध का मतलब है धारा 16। धारा 16 जो है ना, आरटीई की धारा 16 जो है वो ये कहती है कि बच्चे को आप रोक नहीं सकते, यानी फेल नहीं कर सकते प्राथमिक शिक्षा जब तक वो पूरी नहीं कर ले। ये कहा गया है आरटीई की धारा 16 में। मूल आरटीई में यही है, उसके बाद में संशोधन किए गए हैं। धारा 16 में 2019 में संशोधन हुआ, उसके बाद में अभी वर्तमान में 2024 में भी एक संशोधन आया जिसके तहत ये कहा गया है कि कक्षा 5 और 8 की वर्ष के अंत में परीक्षा होगी। उस परीक्षा में बच्चा अगर फेल हो जाता है तो उसकी 2 महीने के अंदर अंदर पुनः परीक्षा होगी। पुनः परीक्षा में भी अगर बच्चा फेल हो जाता है तो उसके बाद में उस बच्चे को कक्षा अगर 5 में है तो 5 में रोक दो, 8 में है तो 8 में रोक दो। ठीक है, ये बात कही गई है। लेकिन पहले ये था कि बच्चे को रोका नहीं जा सकता है, ये धारा नंबर 16 में वर्णित था। किसी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा या उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। साथियों, ये बात धारा 17 में कही है। ये धारा आरटीई की धारा 17 में ऐसा कहा गया है। तो 16 में कहा गया कि बच्चे को फेल नहीं करना, 17 में कहा गया कि बच्चे को के साथ मार पिटाई नहीं करनी, ना उसकी कोई बेइज्जती करनी है। तो साथियों, इस प्रकार से अपने बोल सकते हैं कि बच्चों के लिए इन्हें स्वर्ण धारा, बच्चों के लिए स्वर्ण धाराएं कौन सी हैं ये पूछ लिया जाए तो धारा नंबर 16 और 17 बच्चों के लिए स्वर्ण धारा या स्वर्ग धारा भी इनको कहा जाता है। ठीक है ना। चलो, धारा 14 क्या सुनिश्चित करती है कि आयु के आधार पर किसी भी बच्चे को अगर आयु प्रमाण पत्र उसके पास नहीं है तो उसको एडमिशन से वंचित नहीं किया जा सकता, ऐसा कहा गया है धारा नंबर 14 में। उम्मीद है बहुत अच्छे से सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व किसका होगा। साथियों, धारा नंबर 8 और धारा नंबर 9 में क्या कहा गया है। धारा नंबर 8 में कहा गया है कि समुचित सरकार के क्या कर्तव्य हैं। धारा नंबर 9 में कहा गया है स्थानीय प्राधिकारी के क्या कर्तव्य हैं। साथियों, आरटीई 2009 का अध्याय नंबर 3 है। अध्याय नंबर 3 में धारा नंबर आपकी 8 और धारा नंबर 9 तो 8 में तो समुचित सरकार के कर्तव्य बताए गए हैं, समुचित सरकार के कर्तव्य बताए गए हैं, और 9 में स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य बताए गए हैं। ठीक है, स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य बताए गए हैं धारा नंबर 9 में। ठीक है, तो समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी, जब स्थानीय प्राधिकारी की बात आ गया तो स्टेट वाइज बात हो जाएगी, तो केंद्र सरकार के अधीन नहीं है ये। किसका दायित्व होगा, ये अधिगम सामग्री वगैरह उपलब्ध कराने का जो दायित्व है, टीचर्स का जो प्रशिक्षण कराने का दायित्व है, ये समुचित सरकार और जो स्थानीय प्राधिकारी का होगा। लेकिन स्थानीय प्राधिकारी भी समुचित सरकार के नीचे यानी राज्य सरकार के नीचे ही कार्य करेगा। वैसे समुचित सरकार का मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य सरकार से है, लेकिन अपने पर्टिकुलर किसी राज्य में बात करेंगे तो राज्य सरकार वहां होगा। तो यहाँ आंसर बनेगा राज्य सरकार का, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ ज्यादा सही उत्तर रहेगा प्रश्न नंबर 20 में। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 21, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है। माता पिता की शिक्षा, 2 बच्चे की सामाजिक आर्थिक स्थिति, 3 बच्चे की उम्र और 4 बच्चे की क्षमता। देखिए, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन, एक विशेष कक्षा में यानी पहली कक्षा में नहीं आ रहा है, किसी ऊपर की कक्षा में जा रहा है बच्चा, इसका मतलब बच्चे को उम्र के आधार पर प्रवेश दिया गया है। मैंने आपको बताया था कि अगर अधिक उम्र का बच्चा है, मान लो अनामांकित बच्चा या ड्रॉप आउट बच्चा है, अनामांकित बच्चा मान लो, तो अनामांकित बच्चा मान लो 8 साल का जो अभी तक स्कूल ही नहीं आया, तो उम्र के आधार पर उसको किस कक्षा में प्रवेश देंगे, अपने तीसरी कक्षा में प्रवेश देंगे। 9 साल का बच्चा है तो उसको चौथी कक्षा में प्रवेश देंगे, ऐसी बात कही गई है। तो विशेष कक्षा में प्रवेश दे रहे हैं, तीसरी चौथी एक विशेष कक्षा में हम प्रवेश दे रहे हैं, किस आधार पे, उम्र के आधार पे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर साथियों रहेगा, ऑप्शन
3 यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका रहेगा। चलो जी, प्रश्न नंबर 22 है, आरटी में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं, अर्हताएं, सेवा शर्तें निर्धारित हैं। धारा 24 में, धारा 25 में, धारा 22 में या धारा 23 में? किस धारा में है यह पूछा है। बहुत आसान सा प्रश्न है। देखिए साथियों, आरटी 2009 की धारा नंबर 24 में शिक्षकों के कर्तव्य डिसाइड किए गए हैं। ठीक है, शिक्षक के कर्तव्य समझ लीजिएगा। धारा 25 में क्या बात की गई है? धारा 25 में छात्र शिक्षक अनुपात की बात की गई है, रेशियो की बात की गई है। धारा 22 में किसकी बात की गई है? धारा 21 में साथियों एसएमसी के बनाने की बात की गई है। तो धारा 22 में कहा गया है कि विद्यालय विकास योजना एसएमसी के द्वारा बनाई जाए। तो विद्यालय विकास योजना की बात की गई है धारा नंबर 22 में। धारा नंबर 23 में बात की गई है शिक्षक की नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, अर्हताएं क्या होनी चाहिए, ये धारा 23 में बात की गई है। तो ऑप्शन 4 यहां सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो प्रश्न 23 है, आरटी अधिनियम में राज्य सरकार के अनुसार वंचित समूह से संबंधित बालक से तात्पर्य है एक अनाथ, युद्ध विराम, एक अनाथ, बी है युद्ध वीरांगना, सी बालक या जिसके माता पिता अथवा अभिभावक HIV या कैंसर से प्रभावित व्यक्ति हैं, डी है बालक या जिसके माता पिता अथवा अभिभावक कोई भी रोग से प्रभावित हैं। तो सही जो मतलब वंचित वर्ग में कौन से बच्चे आएंगे? तो इसमें सही जो कूट होगा वो होगा केवल चौथा, डी वाला सही नहीं है। बाकी ए बी तथा सी वाले जो बच्चे हैं वो वंचित वर्ग में ही आएंगे। डी वाले क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि डी में क्या था? डी में यह था कि बालक या जिसके माता पिता अथवा अभिभावक कोई भी रोग से प्रभावित है। अब रोग तो सबके ही हैं, कोई ना कोई रोग, जुखाम तो सबको ही रहता है। तो क्या जुखाम वाले व्यक्ति के बच्चों को भी जो वंचित वर्ग के बच्चों में ले लेंगे? नहीं। तो ये कथन तो बिल्कुल ही गलत है। वंचित वर्ग में वो बच्चे आएंगे जैसे आपके उनके अभिभावक मान लो HIV रोग से ग्रसित हैं या कैंसर से ग्रसित है, तो वंचित वर्ग में आएंगे। कोई युद्ध वीरांगना यानी कि कोई ऐसी महिला जिसका पति जो है वो शहीद हो गया हो, तो युद्ध वीरांगना का बच्चा। एक अनाथ बच्चा जो है वो भी इसमें शामिल होगा। अनाथ यानी जिसके माता पिता दोनों का देहांत हो चुका है। तो ऑप्शन 4 यहां सही होगा। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 24 है, आरटी अधिनियम 2009 की धारा 25 संबंधित है। किससे संबंधित है? धारा 25 अभी हमने बात की थी, छात्र शिक्षक अनुपात से संबंधित है। ठीक है। एक इसमें आपका राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की बात। साथियों, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के गठन की बात किस धारा में की गई है? तो धारा 33 में की गई है। धारा 33, और यह धारा 33 किस अध्याय में आती है? अध्याय 6 में आती है धारा 33। धारा 33 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के गठन की बात की गई है, और धारा 34 में राज्य सलाहकार परिषद के गठन की बात की गई है धारा 34 में। ठीक है। विद्यालय विकास योजना की बात धारा 22 में की गई है। कठिनाइयों को दूर करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति, तो साथियों ये धारा 38 में एक नई उपधारा जोड़ी गई थी जिसे धारा 39 भी बोल देते हैं। तो धारा 39 में, वैसे आरटी में 7 अध्याय और 38 ही धाराएं हैं, ये सही बात है। अगर आपको ऑप्शन में ये पूछ ले, प्रश्न में ये पूछ ले कि आरटी में कितनी धाराएं हैं, 36, 37, 38 या 39, तो 38 धाराएं ही आपको करनी है। ये मत करना कि सर 2012 में संशोधन करके एक नई धारा जोड़ दी थी 39वीं, नहीं, गलत है वो। अगर कहीं ऐसा पढ़ाया जा रहा है कि धारा 39 है तो वो गलत है। धारा 39वीं जो धारा है वो 38वीं धारा में ही जोड़ी गई थी, है ना। इसको धारा 39 बोल देते हैं। वैसे आरटी जो है उसमें 38 ही धाराएं हैं, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है ना। तो धारा 38 की धारा एक उपधारा थी जिसको 39 नाम दे दिया। जैसे 38 1 2 3 ऐसे बोलते हैं, वैसे इसको 39 बोल दिया, बस इतनी सी बात है। ठीक है। तो
यहाँ ऑप्शन आ जाएगा आपका छात्र शिक्षक अनुपात से संबंधित है धारा 25। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 25 है साथियों आपका, RSCERT का विस्तारित रूप क्या है? ये तो अभी आपको बताया था। RSCERT तो साथियों बहुत आसान है, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यही ऑप्शन हो जाएगा, पहला ही सही है। ध्यान क्या रखना है, दूसरा पढ़ो ऑप्शन एक बार, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या डिफरेंस है? एजुकेशनल शब्द है यहाँ पे तो, और यहाँ एजुकेशन है। तो इस RSCERT हो या NCERT हो या SCERT हो, इस ई का अर्थ लेना है एजुकेशनल, एजुकेशनल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर यहां पर रहेगा। ठीक है भाई, चलो प्रश्न नंबर 26 की बात करें। प्रश्न 26 है, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा किस संस्था को प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन प्रविधि निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया गया था? किस सरकार के द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। तो केंद्र सरकार किसको करेगी? NCERT को। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां सही हो जाएगा। SCERT को कौन कहता है? राज्य सरकार। केंद्र सरकार किसको बोलेगी? SCERT को साथियों। तो यहां आपका आंसर क्या बनेगा प्रश्न नंबर 26 में? NCERT यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है भाई, चलो, और ये धारा 29 में बात कही गई है। RTE अधिनियम 2009 की, प्रश्न 27 है, RTE अधिनियम 2009 की कौन सी धारा यह कहती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में कोई प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य का प्रवेश कराए या प्रवेश दिलाए। यानी कि अपने को वो धारा बतानी है जिसमें कहा गया है कि माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पूरी करवाए। तो साथियों मैंने आपको ये याद करवाई थी बहुत अच्छे से। माता पिता में देखो होता क्या है कि माता अपने को अगर एक मानती है तो वो कहती है कि इसके पिता को ज्यादा कुछ पता नहीं, उसको वो 0 मानती है। अगर पिता अपने आप को एक मानता है, पिता अगर अपने आप को एक मानता है तो पिता कहता है कि इस बच्चे की माँ को कुछ ज्यादा पता है नहीं, वो भोली है थोड़ी सी, तो वो उसको 0 मानता है। तो 1 0 1 0 यानी कि माता पिता वाली धारा यानी कि धारा नंबर 10। धारा नंबर 10 में ऐसा कहा गया है, तो धारा 10 यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? धारा 10, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो माता पिता के कर्तव्य RTE की किस धारा में वर्णित हैं? धारा नंबर 10 में वर्णित हैं साथियों, ये याद रखिएगा आप। और धारा नंबर 10 किस अध्याय में आती है? तो धारा नंबर 10 अध्याय नंबर 3 में आती है। अध्याय 3 में धारा नंबर 6 से लेकर धारा नंबर 11 तक आती है। ठीक है, अब धारा नंबर 6 की बात करें। धारा नंबर 6 किससे संबंधित है? तो धारा नंबर 6 है जो समुचित सरकार है या स्थानीय प्राधिकारी है उसका विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य है। ये धारा नंबर 6 में हमें पता चलता है, और इसको याद भी मैंने करवाया था। धारा 6 साथियों, क्रिकेट में जब भी छक्का लगाया जाता है तब उसकी दूरी हमें दिखाते हैं कि कितनी दूरी है छक्के की। तो उसी प्रकार से इसमें कहा गया है कि समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा, ये उत्तरदायित्व होगा कि वह विद्यालय स्थापित करे, और इस हिसाब से विद्यालय स्थापित करे कि 1 से 5 तक का विद्यालय 1 किलोमीटर पैदल दूरी से ज्यादा न हो, और 6 से 8 या 1 से 8 का जो विद्यालय है वो 2 किलोमीटर पैदल दूरी से ज्यादा न हो। इस बात का ध्यान में रखें। तो दूरी से संबंधित धारा नंबर 6 में बात की गई है। फिर इसमें है धारा नंबर 6 हो गई। अच्छा, धारा नंबर 7 में किसकी बात की गई है? 7 की अपने बात करें तो 7 के लिए मैंने कहा 7 कौन आएंगे? 7 केंद्र और राज्य सरकार। ठीक है, केंद्र और राज्य सरकार किसके लिए 7 आएंगे? तो साथियों स्कूल में जो खर्चा होता है, टीचर्स को सैलरी देनी होती है तो खर्चा तो आएगा ही,
उस खर्चे का बंटवारा किस हिसाब से होगा, तो वो केंद्र और राज्य में वर्तमान में 60:40 है कि 60 रुपए केंद्र खर्च करेगा, 40 रुपए राज्य खर्च करेगा। पहले ये मूल आरटी में ये आंकड़ा क्या था, ये था 55:45, यानी अगर 100 रुपए खर्च हो रहे हैं तो 55 खर्च करेगा केंद्र, राज्य खर्च करेगा 45। अभी ये कितना है, 60:40 है, और पूर्वोत्तर राज्यों में अभी ये कितना है, तो 90:10 है। 90 रुपए केंद्र सरकार, 10 रुपए राज्य सरकार। पूर्वोत्तर राज्यों में ये नियम अभी लागू है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही और एकदम स्पष्ट जवाब होगा। ठीक है, चलो अच्छा धारा 8, चलो धारा 6 हो गई, 7 हो गई। धारा 8 की बात करूं तो धारा 8 में क्या है, समुचित सरकार के कर्तव्य हैं। धारा 9 में स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य हैं। धारा 10 में माता पिता के कर्तव्य, और धारा 11 में क्या है साथियों, धारा 11 में है कि समुचित सरकार द्वारा विद्यालय पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, यानी राज्य सरकार का यह दायित्व होगा कि वह पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करे। याद भी करवाया था 11, धारा 11 में 1 से पहले 1 है, और 1 से पहले कौन सी कक्षा होती है, पूर्व प्राथमिक। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बारे में, पूर्व प्राथमिक स्कूल के बारे में किस धारा में चर्चा हुई है, धारा नंबर 11 में हुई है, जिसमें 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा के बारे में बात की गई है। ये बात की गई है धारा 11 में। तो अध्याय नंबर 3 आपका पूरा कंप्लीट हो गया। धारा 6 की बात कर ली हमने, धारा 7 की कर ली, 8 की कर ली, 9 की कर ली, 10 की कर ली, 11 की कर ली। अध्याय नंबर 3 इतना ही है बस, इसमें और ज्यादा कुछ है भी नहीं। ठीक है, चलो जी, धारा नंबर 10 इसका उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बालकों के अधिकार का संरक्षण के अंतर्गत अधिकारों के सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा व उनके प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा का कार्य किसका है? राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, राज्य सलाहकार परिषद, राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो देखिए, जहां पर अधिकारों की सुरक्षा की बात आएगी, अधिकारों की सुरक्षा की बात आए ना, जहां पर भी अधिकारों की सुरक्षा की बात जहां पर भी आए, तो साथियों राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग होगा। यहां ऑप्शन नंबर आपका 3 सही रहेगा। प्रश्न नंबर 28 में ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और धारा 31 में जो है, धारा 31 में कहा गया है कि राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग रहेगा, जो अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित कौन से अधिकार, बालकों के अधिकारों के संरक्षण करने के संदर्भ में यह रहेगा। तो राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, धारा 31 में इसकी बात की गई है। ये इसका सही जवाब रहेगा इस प्रश्न का। प्रश्न नंबर 29 है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कुल स्वीकृत संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक अध्यापकों की रिक्तियां नहीं रहनी चाहिए? तो मान लो किसी विद्यालय में 10 पद स्वीकृत हैं, ठीक है, मान लो किसी विद्यालय में 20 पद स्वीकृत हैं, तो इसमें कहा गया है आरटीई की धारा 26, आरटीई की धारा 26 जो कि अध्याय नंबर 4 की धारा है, उसमें साफ साफ कहा गया है कि जितने भी स्वीकृत पद हैं विद्यालय में, उसका 10% खाली रह सकता है। तो 20 का 10% कितना हो गया? 2। तो अगर किसी विद्यालय में 20 पद स्वीकृत हैं तो केवल 2 पद खाली रह सकते हैं। 18 पदों पर शिक्षक होने चाहिए, ऐसा कहा गया है। अगर किसी विद्यालय में 10 पद स्वीकृत हैं तो 10 का 1% यानी एक पद खाली रह सकता है। 9 पर टीचर होने ही चाहिए। तो यहां आएगा 10%। कितनी रिक्तियां? हाँ, कितने प्रतिशत से अधिक अध्यापकों की रिक्तियां नहीं हो सकती? तो 10% से अधिक रिक्तियां नहीं हो सकती भाई। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 30 है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसका संशोधन 2019 में किया गया था, के तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर किन कक्षाओं की नियमित परीक्षा ली जाएगी? तो जाहिर सी बात है, प्राथमिक
यानी उच्च प्राथमिक स्तर तक प्रारंभिक शिक्षा की बात ही आरटी में की गई है। तो 5वीं और 8वीं की परीक्षा की बात कही गई है कि वर्ष के अंत में इनकी परीक्षा होगी। धारा 19 में संशोधन किया गया था और उसके तहत ये कहा गया था, सॉरी धारा 16 में, ठीक है। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2019 के तहत इस धारा में संशोधन हुआ था 19 में, तो धारा 16 में संशोधन हुआ था। धारा 16 किससे संबंधित है? धारा 16 संबंधित है कि बच्चे को कभी फेल नहीं किया जाएगा प्राथमिक शिक्षा जब तक वो पूरी नहीं कर ले, यानी 1ली से 8वीं तक बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। मूल आरटी में यही था। उसके बाद में 2019 का संशोधन आया और उसमें कहा गया कि 5वीं और 8वीं की परीक्षा ली जाएगी वर्ष के अंत में। अगर कोई बच्चा उसमें फेल हो जाता है तो 2 माह बाद पुनः परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। और पुनः परीक्षा में भी अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो फिर ये उस राज्य पर डिपेंड करेगा कि वह अब उसको अगली कक्षा में भेजेगा या वहीं रोक लेगा। तो अपने राजस्थान राज्य ने इस धारा का उपयोग करके जो 2019 में उपधाराएं जारी की गई थी धारा 16 के तहत, उसमें धारा नंबर 16(3) थी जिसमें ये कहा था कि अगर पुनः परीक्षा के बाद में भी बच्चा फेल हो जाए तो फिर उसको आप जो वो रोक सकते हो या आगे बढ़ा सकते हो। तो इसके तहत राजस्थान सरकार ने डिसीजन लिया कि 8वीं क्लास में हम बच्चे को वहीं पर रोकेंगे। तो धारा नंबर 16 में पहले ये बात थी मूल आरटी में कि 1 से 8 तक के बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। फिर संशोधन हुआ इसमें 2019 में और इसमें 16(1) धारा बनाई गई जिसमें कहा गया कि 5वीं और 8वीं की वर्ष के अंत में परीक्षा होगी। अगर बच्चा परीक्षा में फेल हो जाता है तो 16(2) के तहत उसकी पुनः परीक्षा होगी। पुनः परीक्षा में भी अगर बच्चा फेल हो जाता है तो धारा 16(3) उन्होंने बताया कि धारा 16(3) के तहत राज्य सरकार चाहे तो उसको अगली कक्षा में भेज सकती है या रोक भी सकती है। तो इसी धारा 16(3) के तहत राजस्थान ने ये डिसीजन लिया कि 8वीं क्लास में अगर कोई बच्चा फेल हुआ है तो उसको हम वहीं रोकेंगे, 5वीं में अगर फेल है तो उसको आगे बढ़ा देंगे। ये डिसीजन लिया गया था, ठीक है। और धारा 16(4) भी बताई गई थी जिसमें यह कहा था कि कोई भी बच्चा चाहे वह 14 वर्ष से अधिक की उम्र प्राप्त क्यों न कर ले लेकिन फिर भी वह प्राथमिक शिक्षा के लिए अधिकारी रहेगा, उसको प्राथमिक शिक्षा का पूर्ण अधिकार रहेगा और आरटी उसके ऊपर लागू रहेगा चाहे वह 14 साल से अधिक की उम्र ही क्यों न प्राप्त कर चुका हो, ठीक है। चलो, ये बात कही गई थी संशोधन में। अभी इसमें वर्तमान में और लेटेस्ट संशोधन हुआ है 2024 में जिसमें सेम टू सेम यही बात की गई है कि 5वीं और 8वीं के बच्चों की परीक्षा होगी। अगर फेल हो गया तो पुनः परीक्षा होगी, पुनः परीक्षा में भी फेल हो गया तो फिर क्या होगा, पुनः परीक्षा में भी अगर वो फेल हो गया तो फिर किसी राज्य सरकार या किसी के पास ये हक नहीं है कि उसको आगे बढ़ाए या रोके। सीधा सीधा केंद्र सरकार ने ये कर दिया, आरटी में ये संशोधन कर दिया कि उसको वहीं रोक देना है। 5वीं में तो 5वीं में रोक दो और 8वीं में तो 8वीं में रोक दो, ठीक है। अब ये कर दिया गया है, तो ऑप्शन 1 सही जवाब यहां पर रहेगा। प्रश्न नंबर 31, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ा वर्ग और ऐसे ही अन्य समूह से संबंधित हैं परिभाषित हैं। यानी कि ये जो ऊपर वर्णित बालक हैं इनको अपने आरटी 2009 में किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, मैंने आपको पढ़ाया था आरटी के अध्याय नंबर 1 की धारा नंबर 2 में हमने विभिन्न परिभाषाएं पढ़ी थी जिसमें एक अलाभित बच्चे पढ़े थे हमने, अलाभित या वंचित वर्ग के बच्चे या असुविधाग्रस्त समूह के बच्चे। तो अलाभित बोल दो, असुविधाग्रस्त बोल दो या वंचित समूह के बोल दो। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर करेक्ट आंसर इसका रहेगा। आपको नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इसको। असुविधाग्रस्त समूह के बच्चे, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब रहेगा, ठीक है। चलो, प्रश्न नंबर आपका है 32, 35 ही प्रश्न है टोटल। प्रश्न 32 क्या है? निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित समुचित सरकार के कर्तव्यों के अनुसार केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व होगा। केंद्रीय सरकार का क्या उत्तरदायित्व होगा? अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करना। तो प्रशिक्षण प्रदान करने का काम क्या केंद्र सरकार करेगी? नहीं,
केंद्र भी कर सकती है, लेकिन राज्य सरकार का ये दायित्व है, स्थानीय प्राधिकारी का ये दायित्व बताया गया है, तो ये तो नहीं होगा, ये केंद्र सरकार का काम नहीं है। ठीक है, अगला आस पड़ोस में विद्यालय की उपलब्धता, तो ये भी बात हमने की है अभी, धारा 8 और 9 में स्थानीय सरकार और जो स्थानीय प्राधिकारी है उसका एक कार्य है कि अध्यापकों के प्रशिक्षण की वो व्यवस्था करें, आस पड़ोस में विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करें, और जो भी आधारभूत चीजें, आधारभूत ढांचा यानी कि विद्यालय बनवाने के लिए भवनों का निर्माण वगैरह, ये सारे कार्य स्थानीय प्राधिकारी और समुचित सरकार के रहेंगे। केंद्र सरकार का ये कार्य रहेगा कि वो शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करना, कि प्रशिक्षण के लिए क्या मानक होने चाहिए वो विकसित करने का कार्य केंद्र सरकार का होगा। तो मानक से संबंधित कार्य है केंद्र सरकार का, बाकी ये तो और कार्य जो है वो राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी करेंगे। तो ऑप्शन 3 सही उत्तर होगा 32 में। प्रश्न नंबर 33 है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी व विशिष्ट श्रेणी शालाओं में निम्नांकित प्रतिशत बच्चे पहली कक्षा में प्रविष्ट होने चाहिए। तो इसमें ये हमने एक नियम पढ़ा था साथियों। नियम क्या था कि 25% पहली क्लास जो है ना, पहली क्लास के 25% जो बच्चे हैं वो विशेष श्रेणी के वंचित वर्ग के बच्चे होने चाहिए, ये हमने पढ़ा था। तो प्रश्न नंबर 33 का जो आंसर होगा वो होगा 25%। और ये धारा, किस धारा में इसकी बात की गई थी? तो धारा 12 में इसकी बात की गई थी। धारा 12 में हमने पढ़ा था कि कोई भी जो निजी विद्यालय है या विशिष्ट श्रेणी का विद्यालय है वह अपनी पहली क्लास, यानी मान लो उसकी पहली क्लास में 100 सीट है, 100 बच्चे उसको लेने हैं, तो 100 में से 25 बच्चे जो हैं वो इस वंचित वर्ग के या विशिष्ट निम्नांकित प्रतिशत बच्चे पहली कक्षा में, यानी आरटी के तहत जो बच्चे वो ले सकते हैं, 25% ले सकते हैं। और आरटी के तहत भी कौन से बच्चे लेंगे इसमें तो नहीं दिखाया गया प्रश्न में, बता देता हूं आपको, जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं उनको लेंगे, है ना, सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े बच्चे हैं उनको लेंगे। तो आरटी के तहत वो 100 में से 25 सीट पर यानी 25% बच्चों को लेंगे, और इन 25% बच्चों का जो पुनर्भरण है, जो फीस है, वो सरकार के द्वारा उस विद्यालय को दी जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही है। और ये बात किस धारा में की गई है? आरटी की धारा नंबर 12 में ये बात की गई है, और धारा नंबर 12 जो है वो अध्याय नंबर 4 में आती है। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 34 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात कितना होगा? कक्षा 1 से 5 मैंने आपको बताया था, 200 से अधिक अगर है तो छात्र शिक्षक अनुपात 40:1 रहेगा, तो यहाँ ऑप्शन होगा 40। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट आंसर इसमें रहेगा। प्रश्न नंबर 35 है अपना लास्ट प्रश्न है। हाँ जी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? 1 विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, 2 पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, 3 संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा कराना होगा, और 4 इनमें से सभी। तो सही जवाब है इनमें से सभी, सारे कर्तव्य उसके रहेंगे। और ये सारे कर्तव्य कहाँ वर्णित हैं? धारा नंबर 24 में, आरटी की धारा 24 में शिक्षक के कर्तव्य डिसाइड किए गए हैं। तो ये तो सबको पता होना चाहिए। तो साथियों, मेरा कहने का यही मतलब है कि आरटीई 2009 की तैयारी अगर आप कर रहे हो, पढ़ रहे हो इसको, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अध्याय हैं वो अध्याय नंबर 1 है, 2 है, 3 है, व 4 है। ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय हैं साथियों, इनको आप बड़ी ध्यान से पढ़िएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और अध्याय नंबर 7 में राज्य सरकार को धारा 38 के तहत ये ताकत है कि वो आरटी 2009 जो एक्ट है, अधिनियम है, उससे उसकी सहायता लेकर एक नियमावली वो बना सकती है और अपने राज्य में लागू कर सकती है। तो ये साथियों आरटी 2009 से संबंधित प्रश्न थे। उम्मीद करूंगा आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ये लगभग मान के चल सकते हो कि इनसे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे, ये लगभग मान सकते हो आप। ठीक है, चलो जी, अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।